Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the remaining topic of the mutual fund industry. But before starting today's lecture, I would like to recall the previous lecture. In the previous lecture, we studied about the mutual funds. म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है? म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है, आपको नाम से भी डिपिक्ट हो रहा है म्यूचुअल फंड, जिसमें आप स्मॉल इन्वेस्टर्स के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको पूल बना के और उनसे आप उनको शेयर्स वगैरह देते हैं और उनसे जो पैसे आपके पास आते हैं उनको आप इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स है वो लिक्विडिटी है, क्योंकि आप नॉर्मली लिक्विड सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। सेकेंडली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि आप डाइवर्सिफाइड हो जाते हो, आपको शायद रिस्क का चैप्टर जब मैंने रिस्क के बारे में डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर आप रिस्की एसेट्स ले रहे हो तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन में चले जाते हो तो ओवरऑल रिस्क आपका रिड्यूस हो जाता है। सेम इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उसके बाद क्या है, म्यूचुअल फंड्स की कॉस्ट ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा कम है। उसके अलावा क्या है कि आप देखें, अगर आप किसी मनी मार्केट में हमने देखा था कि जब हम वहां पे एक लिमिट थी कि आप लार्ज डिनोमिनेशंस की बात थी, लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ कोई लिमिटेड, आप स्मॉल डिनोमिनेशंस में भी कर सकते हैं। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि देखिए अगर आप जो है ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह जिसमें आपका कैपिटल कम होता है लेकिन उसके बावजूद आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हो। फिर उसमें आप देखिए एक मैनेजरियल एक्सपर्टीज वगैरह आपको प्रोवाइड होती है। एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो आपकी मैनेजरियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आप इंडिविजुअली करें तो ये सब चीजें नहीं होती। म्यूचुअल फंड्स को हमने देखा, इसका कंसेप्ट बहुत पहले स्टार्ट हुआ। फर्स्ट जो म्यूचुअल फंड था वो यूरोप में हुआ। फिर हमने हिस्ट्री की बात करते हुए हमने ये देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ स्टार्ट हुई। सबसे पहले अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड में जब एक स्टॉक एक्सचेंज क्रैश आया था तो तब वो एक पीरियड था जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी एक डिक्लाइन देखने में आया था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम म्यूचुअल फंड्स में जो डिक्लाइन था वो इम्प्रूव होता गया। फिर सबसे पहले ये डिफाइन किया गया कि एक एक्ट्स बनाए गए डिफरेंट, उसमें से एक एक्ट्स ये था कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि आपको रजिस्टर्ड किया गया। लेटर ऑन आपके लिए एक ऐसा इसी में फर्दर ये डिस्क्राइब किया गया कि इन्वेस्टर्स को एक प्रोस्पेक्टस दिया जाएगा। देखिए हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। देखिए अगर आपकी इन्फॉर्मेशन अंदर के बायर एंड सेलर के पास दोनों हो तो दैट लीड्स टू अ गुड ट्रांजेक्शन। वहां पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कम होते हैं। लेटर ऑन म्यूचुअल फंड्स के टैक्सेस के हवाले से पॉलिसीज बनाएगी जो आपके 1936 में फेडरल रेवेन्यू एक्ट में डिस्कस की गई। लेटर ऑन 1940 में इन्वेस्टमेंट कंपनीज एक्ट बनाया गया दैट रेगुलेट्स स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की। नाउ डेज अगर हम बात करें वैनगार्ड 500 जो है दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में बेनिफिट्स बहुत ज्यादा थे, उसके एडवांटेजेस थे काफी सारे। इन्वेस्टर्स को स्पेशली वो इन्वेस्टर्स जिनकी इन्वेस्टमेंट कैपिटल वगैरह कम होता है उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की गई। एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान प्रोवाइड किया गया। उसके बाद लेटर ऑन क्या हुआ कि हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था। हमने ओपन एंड की बात की थी, क्लोज एंड की बात की थी। नॉर्मली जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ओपन एंड्स होते हैं। फिर मैंने आपको हिस्टोरिकली बताया कि किस तरह 1980 से लेके अब तक म्यूचुअल फंड्स ग्रो किया। आपको याद होगा हमने चार्ट देखा था जिसमें आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखाया गया था। तो ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स इज द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2010। ठीक है, अब हम उसके रिमेनिंग जो पोर्शंस हैं आज उसमें हम देखेंगे। रिमेनिंग पोर्शंस में हम कवर करेंगे सबसे पहले कैलकुलेटिंग अ म्यूचुअल फंड्स नेट एसेट वैल्यू। देखिए म्यूचुअल फंड्स की आप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट एसेट वैल्यू आपको ऑलरेडी बताया, इसकी डेफिनेशन क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड स्टॉक्स। ठीक है, आपकी वैल्यू म्यूचुअल फंड स्टॉक क्या होते हैं, बेसिकली बॉन्ड होते हैं, कैश होते हैं, अदर एसेट्स माइनस एनी लायबिलिटीज सच एज एक्यूट फीस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट वैल्यू क्या है कि आपके पहले एसेट्स कितने हैं,
आपके एसेट्स क्या हैं, बॉन्ड्स हैं, कैश है। देखिए आपके डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, किसी कोई बॉन्ड में आ सकता है, कोई कैश वगैरह, आपने डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनमें से आप अपनी लाइबिलिटीज में क्या, एक्रूड फीस वगैरह, एक्रूड जो अभी तक आपने पे नहीं की, उसको माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि एक टेबल है जिसमें बताया जा रहा है, स्टॉक बताया जा रहा है कि $35 मिलियन जो है वो स्टॉक है, बॉन्ड्स की वैल्यू है $15 मिलियन, कैश जो है वो $3 मिलियन है। तो आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स थी दैट इज $53। लाइबिलिटीज जो है आपकी $800,000 है। आपने नेट वर्थ निकाली, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपको ऑलरेडी बताया, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि नेट कैपिटल किस तरह आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। आपकी एसेट्स ज्यादा है लाइबिलिटीज के मुकाबले में, तो नेट कैपिटल गेन होगा, और अगर आपकी लाइबिलिटीज एक्सीड कर जाए तो यहाँ पे आपका लॉस होगा, आपकी नेट एसेट वैल्यू वैसे ही माइनस में चली जाएगी। लेकिन ये इस केस में नहीं है। आपकी जो नेट वर्थ आई उसके साथ आपने आउटस्टैंडिंग शेयर्स को डिवाइड किया, तो दैट डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ $3.48। दैट इज द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड। ठीक है, नेट एसेट वैल्यू म्यूचुअल फंड की जानना बहुत जरूरी है। देखिए आपको तब पता चलेगा म्यूचुअल फंड्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस किस तरह है, तो आपको ऑफ कोर्स उसको पता चलेगा कि आपके एसेट्स कितने हमने बात की थी कि हमने पिछले जब बैंक्स वगैरह को डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि कुछ रेशियोज होती हैं जो कंपनीज या कॉर्पोरेशंस की परफॉर्मेंस को बताती हैं। इसी तरह नेट एसेट वैल्यू जो है दैट डिपिक्ट्स द वैल्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, कि क्या म्यूचुअल फंड्स जो है वो काम भी कर रहा है प्रॉपर्ली, या उसके जो फंक्शन है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नेट एसेट वैल्यू जो आपकी आई वो $3.48 आई। उसमें सिंपल आपने कुछ भी नहीं किया, आपने अपने एसेट्स, जितने एसेट्स थे, चाहे वो आपके करंट एसेट्स थे चाहे फिक्स एसेट्स थे, उनको एड अप किया माइनस जो लायबिलिटीज, दैट गिव्स यू नेट वर्थ, दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल फिगर्स से बता दी ताकि आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए। वैसे तो फॉर्मूला अगर आप पढ़ेंगे तो माइट पॉसिबल भी कहीं आपको कोई अनक्लियर चीज रह जाए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स डाल के फिक्टिशियस बना ली कि ताकि आपको एक एग्जांपल एक फिगर से पता चलेगा, तो दैट गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए म्यूचुअल फंड और स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसमें क्या है, शेयर होल्डर्स हैं और ओनर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर द इन्वेस्टर्स। देखिए एक तो ये कि ओनर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड को बनाया, और एक वो है जो शेयर होल्डर्स वगैरह हैं जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, दैट आर द ओनर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, क्योंकि जिस तरह नॉर्मली हर आपको पता है कि हर जो भी कोई मार्केट बनती है या कोई भी चीज बनती है तो उसमें एक मैनेजमेंट हायरार्किकल सिस्टम होता है। सेम इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कि एक हायरार्की बनाएगी कि कौन क्या क्या देखेगा। उसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दैट ओवरसीज द फंड्स एक्टिविटीज, जो आपकी फंड्स एक्टिविटीज को देख रहे होंगे। हायर्स द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं वो क्या है, वो आपको बताएंगे कि वो मतलब आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वाइल चूजिंग द सिक्योरिटीज, कि मतलब आपके लिए कौन सी सिक्योरिटीज ली जाए, कौन सी सिक्योरिटीज बेनिफिट आपको देंगी, तो आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट्स दें। That investment advisor is also responsible for managing day-to-day operations of the funds. ये एक मैंने आपके सामने एक चार्ट या एक आप फ्लो चार्ट कह लें जो आपका हायरार्किकल प्लान बता रहा है। सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली आर एंगेज्ड इन ओवरसीज द फंड्स एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द मैनेजमेंट कंपनी एंड सर्टेन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को अप्रूव करते हैं मैनेजमेंट कंपनी के साथ और उन लोगों के साथ जो सर्विस प्रोवाइड आपको करते हैं। देन लेटर ऑन it is further classified as investment advisors. Investment advisor क्या होता है, that are going to manage the funds portfolio according to the objectives and policies described in the funds prospectus, कि वो आपका ओवरऑल देखता है कि पोर्टफोलियो क्या है, वो किस तरह देखता है कि जो आपके फंड्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं जो प्रोस्पेक्टस में बताए गए हैं उसके साथ देखता है कि कहाँ पे लैग कर रहा है या कौन से पॉइंट्स है ताकि करेक्टिव एक्शंस लिए जा सकें। कि वो डेली आपके डे टू डे ऑपरेशंस को तो देख ही रहा है, साथ में वो देखता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो ओवरऑल पोर्टफोलियो बना है, क्या वो इधर अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसीज डिस्क्राइब्ड इन द फंड्स प्रोस्पेक्टस।
फिर प्रिंसिपल अंडरराइटर है। प्रिंसिपल अंडरराइटर का क्या काम है? प्रिंसिपल अंडरराइटर सेल्स फंड्स शेयर्स इधर डायरेक्टली टू द पब्लिक और थ्रू अदर फर्म्स लाइक ब्रोकर डीलर्स। कि ये क्या करता है कि आपकी जो प्रिंसिपल अंडरराइटर का काम क्या है कि सेलिंग ऑफ शेयर्स डायरेक्टली इंडिविजुअल्स को करेगा और थ्रू अंडरराइटिंग ब्रोकर्स डीलर्स वगैरह। देन एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटर इज एंगेज्ड इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनीज दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू द फंड्स, कि जो कंपनीज की परफॉर्मेंस को देखेगा जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड एंश्योर्स दैट द फंड्स ऑपरेशन कंप्लाई विद एप्लीकेबल फेडरल रिक्वायरमेंट्स। और फर्दर ये इंश्योर करता है कि जो फेडरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसके साथ एक्टिविटीज उसके अकॉर्डिंगली हो रही है या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी वगैरह तो नहीं हो रही। देन ट्रांसफर एजेंट का क्या काम है? दैट एग्जीक्यूट शेयर होल्डर्स ट्रांजेक्शंस, कि वो आपकी जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट करता है, मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। उन एक तो दैट आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द ट्रांजेक्शन, फिर उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, एंड अदर शेयर होल्डर्स अकाउंट एक्टिविटी एंड अदर डॉक्यूमेंट टू शेयर होल्डर्स। देन कस्टोडियन है। कस्टोडियन होल्ड द फंड्स एसेट। कस्टोडियन क्या करता है कि फंड्स एसेट को होल्ड करता है, मेंटेनिंग देम सेपरेटली टू प्रोटेक्ट शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। उनको सेपरेटली मेंटेन करता है एंड ताकि उनका जो भी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट है, और फिर उसको रिकंसाइल करता है फंड्स होल्डिंग अगेंस्ट द कस्टोडियन रिकॉर्ड्स। देन इंडिपेंडेंट पब्लिक अकाउंटेंट्स, वो क्या करते हैं? सर्टिफाइड द फंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये तो था म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आपने देखा हर डिफरेंट, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखे सिर्फ वो हायरार्की देखी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी अपनी अपनी जगह हर बंदा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पर्सन म्यूचुअल फंड्स आर नॉट इन द पोजिशन टू परफॉर्म वेल। देखिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स नहीं है, आपको उसमें भी आपका पॉइंट लैक कर जाएगा। प्रिंसिपल अंडरराइटर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू that plays a very important role in the growth of the mutual fund। देखिए, आपके तमाम एजेंट्स वगैरह, आपके एडवाइजर्स वगैरह सिलेक्ट किए गए हैं जो आपके लिए एक बेहतरीन ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं दैट गिव यू द मैक्सिमम प्रॉफिट्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड है, इसकी जो सोर्स मैंने इसको इन्वेस्टमेंट कंपनी फैक्ट बुक से लिए, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये वहां का है जो यूएस में ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका सिस्टम सेम ही है। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी फंड मैनेजर को फायर कर दें और एक नया फंड मैनेजर चूज कर लें। ठीक है, जिस तरह बोर्ड ऑफ द फेडरलिटी मैगेलन फंड कैन फायर फेडरलिटी, जो फेडरलिटी मैगेलन फंड था उसने फेडरलिटी को फायर कर दिया। ऑफ कोर्स द बोर्ड हायर द नॉन फेडरलिटी मैनेजमेंट टीम, द फंड विल प्रोबब्ली लूज इट्स नेम एंड पॉसिबली इट्स रेपुटेशन अलोंग विद इट। अगर उसमें यह था कि बोर्ड के पास ऐसे राइट्स थे कि वो फेडरलिटी को उसने फायर तो कर सकता था, लेकिन उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो नाम था उसका नाम भी खत्म हो जाता, तो ऑफ कोर्स क्योंकि आपकी गुडविल वगैरह होती है तो रेपुटेशन लूज हो जाती। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लासेस हमने बात की थी कि लास्ट लेक्चर में भी, लेकिन उसमें हमने बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम इसको जरा और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में जाएंगे इसकी। देयर आर 4 प्राइमरी क्लासेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल टू इन्वेस्टर्स। पहले है स्टॉक फंड। ठीक है, इक्विटी फंड्स आप लोगों को पता है कि दैट रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ ओनरशिप। बॉन्ड फंड्स की बात की, आपको पता है बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप के हमने डिस्कस किए थे। हमने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स पढ़े थे, हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पढ़े थे, एजेंसी बॉन्ड्स पढ़े थे, फिर हमने बॉन्ड्स डिफरेंट रेटिंग्स पढ़े थे। फिर हाइब्रिड फंड्स हैं। हाइब्रिड फंड से क्या मिलता है? दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द मिक्स स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। अब हम देखेंगे मिक्स स्ट्रक्चर क्या है एंड मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट से आप लोग ऑलरेडी बहुत अवेयर है क्योंकि हमने ये तमाम चीजें पढ़ी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, चीजें वही हैं, सिर्फ ये कि थोड़ी सी उनकी इम्प्लीमेंटेशन, थोड़ी सी उनका जो बेसिक पर्पज है वो डिफर है। आप इस कोर्स में एक चीज नोट करें, जब से हमने पढ़ना शुरू किया है मैं आपको बार बार कहती हूँ कि देखिए एक कॉमन चीजें हैं, जो बेसिक पर्पज है वो ट्रांसफर ऑफ मनी है, आपके सेविंग्स को एनहेंस करना, आपके डिपॉजिटर्स को देना, लेकिन वो किस तरह पैसे जब टाइम डिफरेंट चीजें हैं।
जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो उसमें बेसिक पर्पस क्या था कि यही था कि देखिए आपकी इकोनॉमी में ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं। अब हमने इसी तरह मनी मार्केट की बात की, बॉन्ड मार्केट की बात की, डेट मार्केट की, तो दीज टॉपिक्स आर वेरी मच इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। मेरा मकसद आपको बताने का ये है कि कोई भी चीज अगर आप 3-4 लेक्चर्स देखें तो कोई भी चीज नई नहीं होगी, लेकिन हो सकता है उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है या थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज वगैरह का, लेकिन ऑल द वे वो टर्मिनोलॉजी सेम है। माइट पॉसिबल भी कुछ फंक्शनिंग में डिफरेंट हो। ऑफ कोर्स अगर हम म्यूचुअल फंड में बात करेंगे तो वो डिफरेंट है, इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे तो वो डिफरेंटली होती है, बैंक का डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन जो अगर प्राइमरी फंक्शन हम देखें, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट रिमेन द सेम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अमंग दीज डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्लास का जो है, मैंने आपको पाई चार्ट बताया, चार्ट से बताने का जरा एक इन ऑर्डर टू गिव यू बेटर क्लैरिटी। मनी मार्केट जो है वो 29% है, इसमें आपको पर्पल कलर नजर आ रहा है जो दैट रिफ्लेक्ट्स द मनी मार्केट। देन ब्लू कलर दैट रिफ्लेक्ट्स द बॉन्ड मार्केट्स, दैट शेयर्स हैज 20%। Then hybrid that has a share of 6% और equity trillion that has a share of 45% in green color। अब हम बात करेंगे स्टॉक फंड्स की। स्टॉक फंड्स का आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट में हमने देखा था स्टॉक फंड्स किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट रिप्रेजेंट द ओनरशिप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अदर देन इन्वेस्टिंग इन कॉमन इक्विटी, इसमें क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन फंड सीक्स रैपिड इंक्रीज इन द शेयर प्राइस नॉट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट डिविडेंड्स, कि आपके जो शेयर प्राइस है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज आएगा। ठीक है, टोटल रिटर्न फंड सीक्स अ बैलेंस ऑफ द करंट इनकम एंड द करंट कैपिटल एप्रिसिएशन। वर्ल्ड इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरीली इन फॉरेन फर्म्स। अदर टाइप्स इन वैल्यू ग्रोथ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। स्टॉक फंड बेसिकली क्या है कि आप देखिए उसमें आपका कैपिटल एप्रिसिएशन की बात हो रही है कि उस कैपिटल एप्रिसिएशन फंड की वजह से बहुत ज्यादा शेयर प्राइस की प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, करंट इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही है। उसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा, यानी आप देखिए म्यूचुअल फंड्स में अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, जब आप शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो एक तो आपको मैनेजमेंट डिसीजंस का राइट दिया जाता है, दूसरा आपको डिविडेंड पे किया जाता है। फिर बॉन्ड फंड्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बॉन्ड किसे कहते हैं, बेसिकली डेट को कहते हैं। इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक इनकम फंड्स इन्वेस्ट प्राइमरीली इन द यूएस कॉर्पोरेट बॉन्ड सीकिंग अ हाई लेवल ऑफ द करंट इनकम। इसमें जो बेसिक पर्पस क्या था, हाई लेवल ऑफ द करंट इनकम था। गवर्नमेंट बॉन्ड्स फंड इन्वेस्ट इन द यूएस ट्रेजरी एज वेल एज स्टेट, एंड देखिए वो डिफरेंट बॉन्ड्स के आप यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में भी करते हैं, स्टेट बॉन्ड में भी करते हैं, इन्वेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड में भी करते हैं। उसमें आपके डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स आ जाते हैं जो डिफरेंट रेटिंग्स के साथ आते हैं। ये जो टेबल है ये बताता है कि आप किस तरह, आप यूएस में ये बता रहा है कि किस तरह डिफरेंट टाइप्स में किस तरह इन्वेस्टमेंट है। देखिए अगर आप जो आपका येलो कलर है वो डिपिक्ट कर रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड की, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 15%। देन ब्लू कलर में आपकी स्ट्रेटेजिक इनकम है, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 18%। देन मरून कलर जो है डिपिक्ट्स स्टेट म्यूनिसिपल, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 20%। ग्रीन कलर डिपिक्ट्स नेशनल म्यूनिसिपल बॉन्ड, दैट इज 13%। देन एक लाइट ब्लू कलर है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को डिपिक्ट कर रहा है, 16%। पर्पल दैट इज हाई यील्ड बॉन्ड, दैट हैज अ 10% रेशियो, एंड वर्ल्ड बिलियन दैट इज अ बेस्ड कलर। ठीक है, ये डिफरेंट कलर्स के बताया गया है कि डिफरेंट कौन से एसेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड जो बॉन्ड्स होता है ये स्टॉक और बॉन्ड दोनों को मिला के बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस तरह हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डेट और इक्विटी बोथ। इसमें क्या होता है, इसमें कंबाइंड फीचर्स होते हैं, कुछ पार्ट आप इक्विटी से लेते हैं और कुछ आप डेट से लेते हैं। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो हैं आपको ये वो होते हैं जो ओपन एंड फंड्स होते हैं, इन्वेस्ट इन द मार्केटेबल सिक्योरिटीज लाइक आपके निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेजरी बिल्स हैं, ये वो होते हैं दैट हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। और नॉर्मली इसमें क्या होता है, इसमें आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, आपको कभी भी अमाउंट वगैरह विड्रॉ करनी हो तो आप कर सकते हैं और आपको चेक राइटिंग प्रिविलेजेस दिए जाते हैं।
ये देखिए, ये एक आपको टेबल दिखा रहा है जो आपको मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की ग्रोथ को दिखा रहा है। आप देखिए 1980 से लेके 2009 तक, दैट डिपिक्ट्स अ वेरी ड्रामेटिक चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। कि आप देखिए 1980 में बहुत स्मॉलर, दैट इज लेस देन 100, और अगर आप 2009 की बात करें तो दैट हैज अ रेशियो ऑफ 3300। इसका मतलब है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंड्स। इनको ओपन एंड मार्केट्स कहा जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी रीजन क्या है, वही बात कि दे हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट की बात आ जाएगी आपकी। उसके अलावा दूसरी बात क्या थी, लिक्विडिटी की बात आ जाएगी, सेफ्टी की बात आ जाएगी। और नॉर्मली जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि हम वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स देखें जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे, एज कंपेयर टू रिस्की इन्वेस्टमेंट प्लान्स। उसके अलावा अगर मनी मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक तो आपको चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। आप किसी टाइम भी अगर चेक वगैरह करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जो मनी मार्केट्स का जो पीरियड था वो 1970 में था, जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हुआ। तो उसमें क्या था कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में क्योंकि शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती हैं और आप इजीली आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि आप एक तो आपके पास इसमें एक्टिव सेकेंडरी मार्केट की बात आ जाती है। आपको पता है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बहुत ज्यादा है और दैट आर लेस रिस्की एज कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट। अगर हम और सबसे दूसरी बात क्या होती है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अगर आपको लगे कि मतलब मुझे ये सूटेबल नहीं है तो आप फौरन से वो विड्रॉ करा के आप दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में चले जाते हो। अब मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के जो बेनिफिट्स हैं, दैट ऑफर्स यू द हायर रिटर्न्स। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए आप बैंक्स में जाके पैसे अपने रखवाते हैं, बैंक में देखिए इंटरेस्ट, बैंक आपको एक लिमिटेड अमाउंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लेकिन मनी मार्केट जो है वो आपको ज्यादा रिटर्न, ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू सेविंग्स इन द बैंक्स। इसमें ये देखिए, ये जो आपको पाई चार्ट नजर आ रहा है, ये आपको बता रहा है मनी मार्केट में कौन कौन से जो उसके डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज वैल्यू बता रहा है। जो ब्लैक कलर में आपको नजर आ रहा है वो यूएस सिक्योरिटीज एंड दैट इज 11.2%। येलो कलर में कॉर्पोरेशन नोट्स हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ 6.2%। ब्लू कलर में रीपरचेज एग्रीमेंट्स हैं। रेपोज, आपको पता है रेपोज क्या होते हैं कि सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, द एग्रीमेंट टू बाय बैक सिक्योरिटीज विद 15 डेज पीरियड। आपको ये तमाम ट्रेजरी बिल्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट। अदर सिक्योरिटीज जो है वो पर्पल कलर में, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 12.8%। टी बिल्स हैं मरून कलर में 2.7%। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, दैट हैज अ रेशियो ऑफ 30.9%। कमर्शियल पेपर 27.6%। इसका मतलब है कि जो नॉर्मली इस पाई चार्ट से फिगर्स मिल रहे हैं वो जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स दैट आर वाइडली यूज्ड इन द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ऑल्दो कमर्शियल पेपर जो है वो अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं एक्सेप्ट द एसेट बैक्ड कमर्शियल पेपर, लेकिन उसके बावजूद जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो वाया सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल पेपर के थ्रू होती है। अब हम बात करेंगे इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड्स जो है वो एक स्पेसिफिक टाइप का फंड होता है दैट डज नॉट फिट इनटू अबव कैटेगरीज। इसमें क्या होता है, द फंड कंटेन द स्टॉक ऑफ द इंडेक्स इट इज mimicking. For example, an S&P 500 index fund which hold the equities comprising the S&P 500. इसमें जो बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें फी वगैरह नहीं होती, आपको प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स नहीं होते, उनके बगैर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो। अब हम बात करेंगे, अभी तक हमने बात की डिफरेंट टाइप के फंड्स को, हमने देखा कि स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर क्या है और फिर हमने डिफरेंट फंड्स देखे, फिर मैंने आपको डिफरेंट पाई चार्ट्स वगैरह दिखाए कि जो आपको बता रहे थे कि किस तरह यूएस में क्या रेशियोज हैं। अब हम फी स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि हमने जब ये म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को देखा तो हमने कहा उसमें मैनेजर वगैरह है, तो अब हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे कम है, उसका फी स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, आप जब बैंक में जाते हैं तो बैंक अगर आपको चेक बुक देता है उसकी सर्विसेज पे आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करता है। देखिए, आप जब सिक्योरिटीज परचेज करते हैं तो ब्रोकर को आप कमीशन वगैरह देते हैं, ब्रोकर या डीलर्स होते हैं। इसी तरह हम देखेंगे म्यूचुअल फंड में क्या फीस इन्वॉल्व है। Load funds class A shares charge an upfront fee for buying the shares. No load funds don't charge this.
कि जो लोड फंड्स हैं उसमें आपको फी देनी, अपफ्रंट फी देनी होती है फॉर बाइंग द शेयर्स, क्योंकि ये ए क्लास शेयर्स होते हैं। अगर तो नो लोड फंड्स नहीं है, दैट डोंट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ फी। फिर डेफर्ड लोड है, क्लास बी शेयर्स को कहा जाता है। आपको याद होगा यहाँ पे क्लास ए और क्लास बी क्या होता है, आपको याद होगा जब मैंने आपसे बात की थी बॉन्ड्स की, हमने बॉन्ड मार्केट को पढ़ा था, तो एक टेबल मैंने आपको बताया था जिसमें बॉन्ड्स की डिफरेंट, हमने देखा था कि आपकी ट्रिपल बी रेटिंग थी, डबल ए रेटिंग थी, ए रेटिंग वो है जो हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग है। सेम इन द केस देखिए आप लोड फंड्स में क्या है, क्लास ए शेयर्स है, दैट इंक्लूड द अपफ्रंट फी फॉर बाइंग ऑफ द शेयर्स। डेफर्ड लोड में क्या है, दैट चार्जेस द फी व्हेन द शेयर्स आर रिडीम्ड, कि एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द शेयर्स फी इज चार्ज्ड। और इफ द पर्टिकुलर फंड चार्जेस नो फ्रंट नो बैक एंड फी, इट इज रेफर्ड टू क्लास सी शेयर्स। क्लास सी में क्या, क्लास सी शेयर्स में क्या होता है, नो फ्रंट फी और नो बैक एंड फीस। अदर फीस चार्जेस बाय द म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड, कि अदर कौन कौन सी फीस है, एक कॉन्टिंजेंट डेफर्ड सेल्स चार्ज है, इसमें क्या बैक एंड फी दैट मे डिसअपीयर ऑल टुगेदर आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। रिडेम्पशन फी अनदर नेम फॉर बैक एंड लोड, क्या एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन जो होती है। एक्सचेंज फी यूजुअली लो फॉर ट्रांसफरिंग मनी बिटवीन फंड्स इन द सेम फैमिली, कि जो ट्रांसफरिंग से म्यूचुअल ट्रांसफर जो होती है उसमें जो फी इन्वॉल्व है। अकाउंट मेंटेनेंस फी although it is very low। 12B1 fee to pay marketing, advertising and commissions, ठीक है। कि हमने डिफरेंट टाइप के देखे कि कौन कौन से इसमें फी स्ट्रक्चर क्या है, कि आपने किस तरह डेफर्ड लोड्स में क्या करना है, क्योंकि जाहिर है आपको सर्विसेज मिल रही है, रिडेम्पशन, एक्सचेंज फी, तो आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन तो आप पे करेंगे ही करेंगे। अब रेगुलेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जिस तरह हमने बैंक्स में देखा था कि कुछ डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, इस तरह म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस को भी इनहांस करने के लिए डिफरेंट रेगुलेशंस बनाई। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर याद हो, कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में म्यूचुअल फंड्स मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। देन हमने डिस्कस किया था फेडरल रेवेन्यू एक्ट इन 1936 डिपिक्ट्स द टैक्सेशन पॉलिसी रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड्स। लेटर ऑन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एक्ट इन 1940 रेगुलेट्स द ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ये तीन तो थे ही, हम देखेंगे फर्दर क्या उसमें किस तरह रेगुलेशंस पुट की गई और उनके बेसिक पर्पसेस क्या हैं। इसमें यह है कि रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स कंपेयर टू अदर पूल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज एक्सटेंसिव, that must comply with a strict set of rules that are monitored by the Security and Exchange Commission। कि वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि Security and Exchange Commission से मॉनिटर किए जाएंगे। The SEC monitors the funds compliance with the Investment Company Act of 1940 as well as adherence to other federal rules and regulations। एक तो Security Exchange Commission के देखते हैं जो Investment Company Act है उसके साथ ये किस तरह कर रहा है, और with other adherence to federal rules and regulations। Since the development and regulation of mutual funds has provided investors with confidence, लेकिन जब रेगुलेशन प्रोवाइड की जाती है तो इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, और इस तरह उनको बहुत सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? ट्रांसपेरेंसी, देखिए आपको पता है कि आपकी जो म्यूचुअल फंड है दैट इज हेवीली रेगुलेटेड। ट्रांसपेरेंसी क्या होगी कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें ये होगा कि आपको हर चीज क्लियरली बताई जाएगी, आपका कोई ऐसा चीज नहीं जो हिडन है आपसे। The holdings of mutual funds are publicly available with some delays, इनको रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ensures the investors are getting what they pay for। यानी जिस तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह होती है जो आपको ये बताती है कि आपने कब डिपॉजिट कराया और कब विथड्रॉ किया, सेम इन द केस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को एक रिपोर्ट प्रोवाइड की जाती है कि उनको क्या पे किया जा रहा है और उन्होंने क्या दिया था। इसमें उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है कि उन्होंने इनिशियल डिपॉजिट कितने अमाउंट की थी, उनको उसके ऊपर कितना प्रोसीड्स वगैरह मिले हैं। तो दैट गिव्स यू द ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि वो क्या रिसीव कर रहे हैं। सेकंड, लिक्विडिटी, शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स आर रिडीम्ड बाय द फंड कंपनी ऑन द ट्रेड डेट which assures daily liquidity for investors। of course कि वो आपकी डेली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती हैं। लिक्विडिटी का कंसेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑडिटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स,
फंड्स मस्ट मेंटेन देयर परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड्स। ऑलरेडी अभी जब मैंने आपको स्ट्रक्चर शेयर किया तो हमने देखा था कि इसमें किस तरह ऑडिट के लिए भी एक मैनेजर वगैरह हायर था। तो जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह है वो ऑडिट होता है जिसमें एक्यूरेसी वगैरह है, जिसमें इन्वेस्टर्स को भी पता चलता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो सेफ एंड सिक्योर है और कोई करप्शन या कोई फ्रॉड वगैरह नहीं हो रही। सेफ्टी कि अगर म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो बिजनेस वगैरह नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं है, आउट ऑफ द बिजनेस है, तो शेयर होल्डर्स रिसीव एन इक्वल अमाउंट ऑफ द कैश दैट पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन द फंड। Alternatively, the fund's board of directors might elect a new investment advisor to manage the funds. देखिए इसमें क्या है कि जो रेगुलेशंस हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को एनहांस करेंगे और इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो उनको पता है कि उनको मंथली इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, उनको पता है उनकी ट्रांजेक्शन्स जो है वो सिक्योर एंड सेफ्टी हैं, और जो बेसिक पर्पस था म्यूचुअल फंड्स का वो भी यही था, उसका एम ही यही था, सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अब हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट किया जाता है 4 मेन प्राइमरी लॉज से। नंबर 1, सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933। इसमें क्या है, दैट डिस्क्लोजेस दैट स्पेसिफाइज द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। इसमें इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई किया गया है, और ये एक ऐसा एक्ट है जो 1933 में बनाया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि म्यूचुअल फंड्स को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जब हमने देखा कि पहले एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का प्रॉब्लम है, इसमें वो नहीं होगा, ना एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम होगा, ना मॉरल हैजर्ड का, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो है। देन सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934। इसमें क्या है, इसमें आपके एंटी फ्रॉड रूल्स वगैरह बनाए गए हैं। अगर इन केस ऑफ एनी फ्रॉड करप्शन आप क्या करेंगे, आप लोग किस तरह अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ये तमाम वो लॉ है जिसमें तमाम ऐसे लॉज हैं जो करप्शन और एंटी फ्रॉड के साथ डील करते हैं। देन इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट 1940 रिक्वायर्स रजिस्ट्रेशन एंड मिनिमल ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स, कि इसकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरह कौन लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या, उनको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कैसे करनी है। देन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्ट ऑफ 1940 दैट रेगुलेट्स फंड एडवाइजर्स। अब आगे हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स और द ओनली कंपनीज इन द यूएस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं दैट इज ओनली द कंपनी, यूएस में सिर्फ एक ऐसी कंपनी म्यूचुअल फंड है दैट जिसको लॉ ने कहा है कि दैट हैव अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन कौन से रोल्स प्ले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड, कि जो मेजॉरिटी बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सिलेक्ट एंड नॉमिनेट अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लीगल काउंसिल टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मस्ट आल्सो बी इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन रेगुलेशंस का जो बेसिक पर्पस था वो क्या था कि आपके क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ तो लोगों को, क्योंकि एक कंट्रोवर्सीज भी काफी आई, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लोग कह रहे थे कि ये कैसी इंडस्ट्री है, इसमें क्या होगा, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स थे। तो म्यूचुअल फंड जब बनाया गया तो उसमें डिफरेंट ये 4 एक्ट्स उसको सिक्योर करते हैं। देखिए आपने तमाम चीजें, आपकी इन चारों एक्ट तमाम चीजें, जितनी भी चीजें म्यूचुअल फंड में उनको गवर्न कर रही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी, तो अपने जो हर एक्ट उसके अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को सेटल किया जा सकता है। हेज फंड्स का जैसे आपको नाम से लगेगा, हेज हम बेसिकली कहते हैं, जैसे हेज का मतलब होता है कि जो रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। हेज फंड इज अ पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ प्रोफेशनल मैनेजमेंट फर्म। इसमें क्या है कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है दैट इज, इसको जो एडमिनिस्टर करता है वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट फर्म है, एंड ऑफन स्ट्रक्चर्ड एज अ लिमिटेड पार्टनरशिप। किसमें क्या है, लिमिटेड पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, और सिमिलर व्हीकल। दे आर रियली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी फंड्स। इसमें क्या है कि हेज फंड्स और जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं इनमें डिस्टिंग्विश ये है दैट यूज अ मोर इलिक्विड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एसोसिएटेड विद द प्राइवेट इक्विटी। Hedge funds invest in diverse range of markets and use variety of the investment style and financial instruments. इसमें बहुत सारा diversified range of market है। Hedge fund refers to the hedging techniques traditionally used by hedge funds.
Hedge funds are made available on certain sophisticated or educated investors and cannot be offered or sold to the general public. इसमें क्या है कि सब कुछ इन्वेस्टर्स को देता है, हर इन्वेस्टर को नहीं दिया जाता. इसमें कुछ ऐसी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं that are used to hedge the fund. इसमें क्या होता है, that is a hedge fund is considered a special type of mutual fund that receives considerable attention following the collapse of long term capital management. ये तब बना था जब आपका long term capital management का collapse आया था. अब मैं आपको बुक में से ये दिखाती हूँ, ये वाला बुक से मैं आपको शेयर करती हूँ कि ये क्या था लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट. हम आगे जाके देखें, मैं आपको फर्दर ये जब कंप्लीट करा लूंगी तो मैं आपके साथ ये केस स्टडी डिस्कस करूंगी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का कोलैप्स किस तरह हुआ था. तो हेज फंड जो है, जब ये लॉन्ग टर्म कोलैप्स मैनेजमेंट हुआ उसके बाद हेज फंड जो है दैट गॉट कंसिडरेबल अटेंशन. ये म्यूचुअल फंड से डिफरेंट है. क्यों? हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग अराउंड, इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स है, हाईएस्ट फी है, इसकी फी बहुत ज्यादा है क्योंकि जाहिर है हेज फंड एक स्पेशल टेक्निक्स वगैरह हैं, हाईली लिवर्ड, और इसमें रेगुलेशंस वगैरह जो लिटिल करंट रेगुलेशंस हैं. इसमें बेसिकली हेज फंड्स का काम क्या होता है? हेज फंड्स जो है दे आर ऑफन ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ अनयूजुअल स्प्रेड बिटवीन सिक्योरिटी प्राइसेस. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो आपका स्प्रेड होता है सिक्योरिटी प्राइस, जैसे आस्क एंड बिड प्राइस के अंदर स्प्रेड, उसका ये एडवांटेज ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल एट LTCM द मैनेजर्स एट 29.5 year US Treasury bonds seem cheap relative to 30-year Treasury securities. Managers figured that the value of two bonds would converge over time. ठीक है, उसमें उसने दो बॉन्ड्स लिए, एक का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 29.5 years है और दूसरे का मेच्योरिटी पीरियड 30 years है. मैनेजर्स ने जो है दोनों वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स को देखा टाइम के साथ, तो LTC ने बताया $2 billion ऑफ द 29.5 year बॉन्ड्स एंड सोल्ड शॉर्ट $2 billion ऑफ द 30 years बॉन्ड. उसने कहा कि जो 29.5 years बॉन्ड है उसके ऊपर भी 2 billion और जो 30 years बॉन्ड है उसके ऊपर भी 2 billion. 6 months later the funds reversed this transaction and realized a $25 million profit. 6 months के बाद क्या हुआ कि फंड्स ने ये ट्रांजैक्शन रिवर्स की एंड दैट गेट द प्रॉफिट ऑफ 25% मिलियंस प्रॉफिट. ये एक हेज फंड था जिसके मैनेजर ने देखा कि चीप, उसने किस तरह 29.5 years US ट्रेजरी बॉन्ड था, 30 year बॉन्ड था, उसमें किस तरह उसने ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया और कितना सारा प्रॉफिट अर्न किया. ये देखिए प्राइस ऑफ टू सिमिलर सिक्योरिटीज. ये एक ऐसा ग्राफ पता मैं आपको ये डिपिक्ट कर रहा है कि हेज फंड सर्च फॉर द रिलेटेड सिक्योरिटीज दैट हिस्टोरिकली मूव इन अ लॉक स्टेप बट हैव टेम्परेरीली डाइवर्टेड. ये ऐसा हेज फंड बेसिकली वो सिक्योरिटीज ले रहा होता है दैट मूव इन लॉक स्टेप्स, जो एक साथ मूव कर रही होती हैं लेकिन टेम्परेरीली उसमें कुछ डाइवर्शन नजर आती है. कि जैसे अब अगर इस केस में क्या है, आपको दो सिक्योरिटीज नजर आ रही हैं ए और बी. आपने एक ग्राफ बनाया जिसमें आपका जो रिलेशनशिप टाइम और प्राइस के साथ है कि टाइम में क्या प्राइस है ए और बी. अब इसमें क्या करेगा कि वो सिक्योरिटी ए को सेल करेगा और बी को परचेज कर लेगा. तो शॉर्ट टाइम जो डाइवर्शन होती है कि आप फौरन से एक जहां पे आपको लगा सिक्योरिटी के प्राइस ज्यादा है वो आप खरीद जिसमें ज्यादा होने के चांसेस हैं और जिसमें लग रहा है आपको लॉस है फौरन से सेल आउट कर दें. तो ये दो ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो सिमिलर सिक्योरिटीज हैं. बहुत स्लाइटली आप देखें इनका जो ट्रेंड आपको नजर आ रहा है वो बिल्कुल सिमिलर आ रहा है. लेकिन हेज फंड का बेसिकली पर्पज ही क्या होता है कि दो ऐसी सिक्योरिटीज जो हिस्टोरिकली सेम हो लेकिन मिनिमम से डाइवर्शन हो तो वो फौरन को ले लेता है. ए को वो सेल आउट कर देगा और बी को परचेज कर लेगा. अब LTC में डिबैकल. लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट वाज अ हेज फंड रन बाय जॉन मैरीवेदर, the former head of the bond trading at Salomon Brothers, and its board included Noble, Lirates, Myron Schools, and Robert C. It recorded returns in excess of 30% for the first several years. Long term capital management क्या है? ये भी एक hedge fund था that recorded returns in excess of 30% for the first several years. लेटर ऑन क्या हुआ कि इसमें कुछ ऐसा हुआ कि इसमें कोलैप्स हो गया कि रेगुलेटर्स ने ये डिसाइड किया कि हम बेल आउट कर लेते हैं. तो उस टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट हैड ओवर 80 billion इन इक्विटी पोजीशंस
उसकी जो इक्विटी थी वो $80 थी और 1 ट्रिलियन जो है वो डेरिवेटिव पोजीशंस में था। इट्स फेलियर कुड हैव बीन डिवास्टेटिंग फॉर द यूएस इकोनॉमी। जब ये बहुत, क्योंकि देखिए आप इतनी बड़ी अमाउंट, अब हमने कल एक बात डिस्कस की थी कि देखिए जो बैंक्स जिसकी कैपिटल ज्यादा होगा वो ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा है। इसमें केस में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इक्विटी पोजीशन थी, 80 बिलियन, और मतलब 80 बिलियन इन इक्विटी पोजीशन एंड $1 ट्रिलियन इन डेरिवेटिव पोजीशंस। और जब ये ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेज डिबैकल हुआ तो यूएस इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर था। अभी मैं आपका अपनी फ्रेडरिक मिस्किन की बुक से मैं आपको डिस्कस पेज नंबर बताती हूँ, आप इसको लेटर ऑन देखिएगा। यहाँ से पेज नंबर इसका है 505। मैं आपको जरा इसको रीडिंग करके इसको आपको और ज्यादा क्लियर करती हूँ। इसमें क्या है कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो एक हेज फंड था। इसमें क्या था, इसकी मैं आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी के लिए बेसिकली था क्या और ये कैसे हुआ था। The experience of long-term capital management demonstrates that hedge funds are not risk-free। पहले तो ये कि hedge funds जो है वो risk free नहीं है। लोग कहते हैं कि hedge funds तो risky, लोगों की common perception है, but actually this is not the case। Despite their being market neutral, long-term capital expected the spread between the long-term treasury bond and long-term corporate bonds would narrow. Many stock markets around the world plunged, causing flight to equality. Investors bid up the prices of treasury securities while the price of corporate security fell. This is exactly the opposite of what long-term capital management had predicted. हेज इसमें क्या था कि आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में वो क्या करते हैं, दो सिक्योरिटीज सिमिलर नेचर की होता है उनको कैप्चर करते हैं। एक को सेल आउट, जिस तरह हमने देखा था लास्ट क्लास में कि वो ए सिक्योरिटी को सेल आउट कर लेता है और बी को परचेज कर लेता है। अब जब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट जब फेल हुआ तो इसमें बहुत सारे अदर भी हेज फंड कोलैप्स किए, जिसमें बहुत सारे थे, जिसमें इंक्लूडिंग एडवांस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, बायो मैनेजमेंट एंड लाइपर कन्वर्टेबल हेज फंड आर ए हाई रिस्क गेम फॉर वेल हील्ड इन्वेस्टर्स। बेसिकली क्या है कि हेज फंड जो है वो हाईली रिस्की हैं। और देखिए हेज फंड्स जो हैं वो नॉर्मली अगर आपको रिस्की ज्यादा है तो आपका रिटर्न भी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि रिस्क इतना ज्यादा है इसमें कि आप देखें जैसे अमेरिका में हुआ तो आपको जब भी आप हेज फंड की तरफ जाएंगे तो यू हैव टू मेक द डिसीजन कि आप क्या इतना आपका रिस्क एप्टीट्यूड है, आप ले भी सकते हैं कि नहीं। फिर क्या हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 2006 में कुछ रेगुलेशंस पास की दैट रिक्वायर्स हेज फंड एडवाइजर्स टू रजिस्टर विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। हेज फंड्स क्योंकि पहले इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रहा था, लेटर ऑन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, ताकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को उसके फ्रॉड्स के बारे में पता चले लोगों इसकी उसमें क्या क्या उसके कंसर्न्स क्या है, एंड हेज फंड्स बिकम अवेलेबल टू एवरेज इन्वेस्टर वाया रिटेलाइजेशन। पहले क्या था कि हेज फंड्स जो है बहुत कम इन्वेस्टर्स को होता था, बाद में ये पब्लिक इन्वेस्टर्स को भी मिला वाया रिटेलाइजेशन। अब देखिए हेज फंड्स बेसिकली क्या है कि ये एक यूनिक हेज फंड्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है कि एक ऐसा फंड है जो दैट इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द अनयूजुअल स्प्रेड बिटवीन सिक्योरिटी प्राइसेस। लेकिन नॉर्मली जो हेज फंड क्या है कि आप इसमें अगर आपको बेनिफिट होगा तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स होंगे, लेकिन अगर लॉस भी होगा तो बहुत ज्यादा होगा। और ये नॉर्मली जो हेज फंड्स हैं लोगों का ये एक परसेप्शन एक जनरल होती है कि हेज फंड्स हैं, क्योंकि हम लोग हेजिंग द रिस्क कहते हैं, लोग समझते हैं कि रिस्की नहीं है, लेकिन इन एक्चुअली हेज फंड्स आर मोस्ट रिस्की। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। इसमें देखें आपको पता है हर चीज में डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स से कंट्रोवर्सीज तो हैं ही। इसमें क्या इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन द स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज क्रिटिकल। देखिए सबसे पहले क्या है कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उसकी स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी ऑफ म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन्वेस्टर जो है वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तो जाहिर है वो ऑफकोर्स वो अपनी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं रखेगा। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो म्यूचुअल फंड के ऊपर इन्वेस्टर शुड हैव ए कॉन्फिडेंस। वही बात की सबसे बड़े प्रॉब्लम्स एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, जिसमें आपकी मॉरल हैजर्ड्स और एडवर्स सिलेक्शन का प्रॉब्लम, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आते हैं दैट लीडिंग टू अब्यूजेस ऑन द पार्ट ऑफ फंड मैनेजमेंट। देखिए आपको प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम भी आ सकता है, एजेंसी प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं। इसी तरह आपका एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम भी है। म्यूचुअल फंड अब्यूजेस में लेट ट्रेडिंग,
क्या है, अलाउज ट्रेड आफ्टर 4 PM टू ट्रेड एट टूडेज 4। ठीक है, अब क्या है कि आपकी ट्रेडिंग 4 PM के बाद स्टार्ट होती है एट टूडेज 4। नेट एसेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ टुमारोज प्राइस वैल्यू, दिस इज इलीगल अंडर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। क्या देखिए आपकी जो नेट एसेट वैल्यू है वो आपकी जो है वो इंस्टेड ऑफ टुमारोज प्राइस, कि आप जो है SEC रेगुलेशन ये है कि जो आपकी ट्रेडिंग टाइमिंग्स है आप उनके ऊपर करें, उनके उसके बाद जो है वो आपकी इलीगल होते हैं। मार्केट टाइमिंग टेकिंग एडवांटेज ऑफ टाइम जोन डिफरेंसेस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, देखिए आप नेट एसेट वैल्यू है तो उसके लिए आप टाइम जोन का, आपको पता है कि हर कंट्री में डिफरेंट टाइमिंग्स है, डिफरेंट ट्रेडिंग हो रही है, तो उस पर आप टाइम जोन से बेनिफिट ले रहे होते हैं। दिस इज नॉट इलीगल अंडर, लेकिन ये इलीगल नहीं है। जो लेट ट्रेडिंग है दिस इज तो वो तो इलीगल है, लेकिन मार्केट टाइमिंग इलीगल नहीं है। लेकिन मार्केट टाइमिंग जो है उसकी वजह से म्यूचुअल फंड अब्यूजेस बहुत ज्यादा अरोज हो रहे होते हैं। As the next two slides show, these problems are not isolated. Some prominent names in the financial industry have been caught in the middle of the mutual fund scandals. ठीक है, उसमें क्या है, म्यूचुअल फंड लॉसूट्स एंड सेटलमेंट्स। पहले आपका अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन वाज, इसमें क्या, अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन वाज चार्ज्ड विद अलाउइंग ट्रेडर्स टू एंगेज इन मार्केट टाइमिंग, पे $50 million इन फाइन्स एंड रजिस्ट्रेशन टू शेयर होल्डर्स। देखिए उनको जो अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है उनको उन्होंने मार्केट टाइमिंग्स में एंगेज थे, उनको फाइन हुआ $250 million, क्योंकि आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने इलीगल नहीं कहा लेकिन उसको ठीक भी नहीं कहा। Bank of America, along with the Canray Capital Partners, agreed to fee reduction of $160 million and fine registration of $375 million. Bank of America को भी फाइन उसके ऊपर चार्ज हुआ $375 million का। Janus ने भी, उसको भी फाइन हुआ $100 million का। ठीक है, डिफरेंट Putnam Investment, that is one of the 5th largest family of funds, agreed to pay $1 million in fines. देखिए आपके ये वो सारे हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, जिन्होंने म्यूचुअल फंड अब्यूजेस की, क्योंकि म्यूचुअल फंड को इसीलिए रेगुलेट करने के लिए कुछ लॉज बनाए गए जिसमें आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है। अब मार्केट टाइमिंग्स हैं या आपके जो ट्रेड टाइमिंग्स हैं उनके बाद हैं, तो ये वो सारी कॉर्पोरेशन हैं दैट आर चार्ज हैवी फाइन, उनको उनके ऊपर क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर फाइन चार्ज किया गया। उसमें जो आपकी ज्यादा हमने देखा अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन है, बैंक ऑफ अमेरिका है, पटनाम इन्वेस्टमेंट जो है 5th लार्जेस्ट फैमिली ऑफ फंड है, इन सब ने फाइन पे किया। लेटर ऑन in the sample of the largest 88 mutual fund companies which represented 90% of the industry assets, the SEC said that about 25% of broker dealer were allowed to make illegal late trades. ठीक है, उसमें क्या था कि जो 88% जो 90% फंड था उसमें से 25% ब्रोकर डीलर्स जो हैं वो इलीगल लेट ट्रेड्स में इन्वॉल्व थे। Research also showed that more than 30% of the funds admitted that their managers had shared sensitive portfolio information with favored shareholders. उसमें क्या है कि रिसर्च ने ये बताया कि 30% जो से ज्यादा जो फंड्स है वो एडमिट करते हैं कि मैनेजर के पास सेंसिटिव पोर्टफोलियो इंफॉर्मेशन होती है। अब ये तो था कि जो आपके अब्यूजेस थे, अब ये कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बेसिकली गवर्नमेंट ओन्ड है, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, रिक्वायर मोर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को उन्होंने कहा कि उसकी हायरिंग को ज्यादा किया जाए ताकि वो आपके म्यूचुअल फंड्स को बेटर तरीके से सुपरवाइज कर सकें। हार्डनिंग द फोर्ड वैल्यूएशन रूल, दिस एड्रेसेस द लेट ट्रेडिंग प्रॉब्लम बट नॉट मार्केट टाइमिंग, कि आपके जो वैल्यूएशन रूल्स थे जिसमें आपकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से रजिस्टर्ड करवाया गया, इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट बनाया गया, उन तमाम में ये था कि उन प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके। इंक्रीज एंड एनफोर्सेस रिडम्पशन फी, आपकी रिडम्पशन फी को इंक्रीज किया गया, दैट डिस्करेजेस द मार्केट टाइमिंग्स बाय पेइंग एडिशनल फीस फॉर शॉर्ट टाइम रिडम्पशंस। क्या देखिए अगर आप फौरन से, उसमें क्या होता है, आप ये कि आपने एक सिक्योरिटी खरीदी, जैसे ही मार्केट इंक्रीज हुई आपने रिडीम कर ली, तो उसमें अगर आपकी फी वगैरह को इंक्रीज किया गया ताकि लोग इस तरह की, क्योंकि अगर फी इंक्रीज हो जाएगी तो माइट पॉसिबल उनकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनको प्रॉफिट ना हो, इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट अब्यूजेस। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, कि कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स कंपेंसेशन अरेंजमेंट और ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस वगैरह बनाएगी ताकि आपकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज किया जा सके।
ठीक है, ये तो था हमारा म्यूचुअल फंड्स के कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो हैं नॉर्मली अगर हम देखें, आपको हिस्टोरिकली देखें, बैंक ऑफ अमेरिका, आपको यानी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी जहां पे वो लोग मार्केट टाइमिंग्स का तो बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि आप देखें अब यहाँ पे एक्सचेंज है, जिस तरह हमने एक्सचेंज रेट की बात की थी, हमने कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स जो बना दिए गए वो 24 आवर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको 24 आवर्स जो लोग मॉनिटर करें, इसी तरह एसईसी में अगर जिस तरह अब हम मार्केट टाइमिंग्स की बात, वो उसको इलीगल तो नहीं कह रहा, लेकिन वो ऑफ कोर्स वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की उसमें एक मेजर अब्यूज तो है। ठीक है, ये था हमारा आज का। अब मैं आपको फ्रेडरिक मिस्किन की बुक से एक दो आर्टिकल बताना। एक तो आपने विनिंग केस जो आपके साथ रिलेटेड वो लॉन्ग टर्म कैपिटल डिबैकल का है, दैट इज ऑन पेज नंबर 505। आप ये पढ़ेंगे कि कैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मैनेजमेंट और हैज फंड के कंसेप्ट को बता। एक और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो मैं आपको अभी थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट में शेयर करूंगी। मैनी म्यूचुअल फंड्स आर कॉट इग्नोरिंग इलीगल इथिकल स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स थे जो अपने लीगल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसमें अब मैंने आपके साथ आपको बताया कि एक तो अलायंस कैपिटल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन बैंक ऑफ अमेरिका का बताया। इसमें क्या था, इसमें जो नॉर्मली इसमें क्या था कि जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स के जो आपके लीगल ट्रेंड्स थे, उसके बजाय लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे जिन्हें एथिकली जो है वो आपकी ठीक नहीं है। क्योंकि आप बात करते हैं एथिक्स और मॉरल कंडक्ट का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसमें क्या, सम ऑफ द बेस्ट नोन नेम्स इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हैव कम अंडर अटैक बाय द न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. About 300 lawsuits against 18 different firms were filed and consolidated in federal court in Baltimore. The mutual funds are eager to settle the suits and to get bad publicity behind them. 9 firms agreed to pay $1.6 billion in restitution to investors and additional 885 million fee reductions. देखिए, ये वही बात है कि जब उनको कुछ ऐसा न्यूयॉर्क एक्ट और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके उन चीजों को देखा, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में रजिस्टर्ड होती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन उनको रेगुलेट कर, तब उनको पता चला कि ये जो मेजर कॉर्पोरेशंस हैं, हालांकि वो वर्ल्ड लीडिंग थे, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ इलीगल एंड अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब हमने ये 507 पे डिस्कस किया गया है। अब हमने देखा आज जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया। सबसे पहले मैंने ये शेयर किया कि म्यूचुअल फंड्स की जो आपकी उसकी नेट एसेट वैल्यू आप कैसे कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू किसे कहते हैं, नैव का कंसेप्ट मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि नेट एसेट वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या है, टोटल एसेट्स जो है माइनस टोटल लायबिलिटीज गिव्स यू द टोटल नेट वर्थ दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द शेयर्स आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, मैंने आपको ये बताया उसमें कैसे आप करते हैं म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव साइड से, इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट कि आप किस तरह इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसके एक तो होता है ना कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह ऑपरेट करें, जो ओपन एंड म्यूचुअल फंड्स की वो टाइप्स थी। एक वो है कि इन्वेस्टमेंट स्टाइल, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किस तरह कर रहे हैं, उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। स्टॉक म्यूचुअल फंड में जो कि आपको पता है कि दैट इज इक्विटी, पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स इक्विटी। उसकी बात हमने की, हमने कहा कि स्टॉक फंड्स जो हैं वो नॉर्मली आपकी वैल्यू और ग्रोथ वगैरह की बात की, उसमें आपको शेयर होल्डर्स को डिविडेंड वगैरह मिलता है, मैनेजमेंट राइट। फिर हमने बॉन्ड मार्केट की बात की। बॉन्ड फंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसमें आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, आपके जंक बॉन्ड्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट देखा कि आपका जो डिफरेंट हमने यूएस में देखा कि किस तरह इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में किस तरह लोग डिफरेंट बॉन्ड्स में क्या रेशियो थी, किस रेशियो से वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। फिर हमने हाइब्रिड फंड्स की बात की थी। हाइब्रिड फंड्स बेसिकली क्या होते हैं, जो कॉमन स्टॉक और बॉन्ड्स दोनों को हो, एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपकी थोड़ी सी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी स्टॉक से हुई और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी डेट से हुई हो। दैट इज अ मिक्स स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द स्टॉक एज वेल एज द बॉन्ड फंड। ठीक है, उसके बाद हमने मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स की बात की थी। दैट आर द मोस्ट फेमस मार्केट फंड्स। ये पीरियड ऑफ 1970 में बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, जब आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, आपका इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा हो रहा था।
तब जो है मनी मार्केट फंड्स जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हुए थे। मनी मार्केट फंड्स में कुछ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। एक तो ये कि आपकी मनी दैट इन्वेस्ट ऑनली मनी मार्केट सिक्योरिटीज, आप लोगों को ऑलरेडी पता है इसमें चेकेबल डिपॉजिट्स, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स आते हैं, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आते हैं, कमर्शियल पेपर्स आते हैं, यूएस ट्रेजरी बिल्स आते हैं। दैट गिव्स यू द प्रिविलेजेस ऑफ चेक राइटिंग कि आपके चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, अगर किसी भी टाइम आपने विड्रॉ कराना हो तो करा सकते हैं। और इसके बाद हमने देखा था कि जो आपकी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स है वो 1970 से लेके बहुत ड्रामेटिकली उसमें ग्रोथ हुई, क्योंकि ये आपको हाईली लिक्विड होती हैं, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ नजर आई। मैंने वो आपके साथ शेयर किया। फिर ये कि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो है वो आपको हायर रिटर्न देते हैं एज कम्पेयर टू बैंक डिपॉजिट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इंडेक्स फंड क्या होता है। इंडेक्स फंड जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ फंड होता है जिसमें आपकी मैनेजमेंट फी वगैरह नहीं होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी वो किसी कैटेगरीज में नहीं आता। उसमें हमने एग्जांपल शेयर की थी S&P 500 इंडेक्स की। फिर हमने बात की थी कि फी स्ट्रक्चर्स क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड में कौन कौन सी फीसेस है। उसमें हमने लोड फंड्स की बात की, हमने कहा था शेयर्स के साथ अगर शेयर ए है तो उसमें ए टाइप शेयर में लोड फीस है, बी टाइप शेयर में डेफर्ड फीस है, और जिसमें ना कोई अपफ्रंट और दोनों फीस नहीं है वो सी टाइप शेयर्स हैं। फिर हमने बात की थी कि आपका फी स्ट्रक्चर क्या है। उसमें आपकी रिडेम्पशन फी आ जाती है, आपकी एक्सचेंज फी को हमने डिस्कस किया कि किस तरह एक्सचेंज फी जब आप करते हैं रिडेम्पशन के टाइम आपसे किस तरह फी चार्ज की जाती है। फिर हमने बात की थी रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ हुई, तो फिर ये जरूरत महसूस हुई कि म्यूचुअल फंड मस्ट बी रेगुलेटेड। फिर उसमें क्या था, उसमें हमने देखा था कि 4 लॉज बनाए गए थे। एक तो पहले ये कि रेगुलेशन क्यों बनाएगी, एक तो ये कि आपको ट्रांसपेरेंसी हो ताकि आपको एंटी फ्रॉड और एंटी करप्शन, ताकि आपको पता चले अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इन्वेस्टर्स को प्रॉस्पेक्टस वगैरह दिए जाते थे, रिपोर्ट्स दी जाती थी, उनको ये बताया जाता था कि उन्होंने इनकी इन्वेस्टमेंट क्या है और उसमें वो क्या अर्न कर रहे हैं। दूसरा मेन फैक्टर रेगुलेशन का लिक्विडिटी हमने डिस्कस किया था। थर्ड इज ऑडिटेड ट्रैक रिकॉर्ड्स। फिर हमने डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि रेगुलेशंस में हमने 4 मेन रेगुलेशंस को देखा था जो म्यूचुअल फंड्स को देखती हैं। नंबर 1 इज सिक्योरिटीज एक्ट ऑफ 1933, जिसमें आपकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती हैं। देन सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1934, जिसमें आपके एंटी फ्रॉड रूल्स वगैरह हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट ऑफ 1940, जिसमें आपकी ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक्ट ऑफ 1940, जो आपके फंड एडवाइजर्स वगैरह हैं। फिर हमने देखा था कि आपने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने म्यूचुअल फंड्स के साथ कहा कि उसमें कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह होने चाहिए। फिर हमने हेज फंड की बात की। हेज फंड बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा रिस्की होता है। लोगों की एक जनरल परसेप्शन है, ऐसा नहीं होता कि इसमें रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है। हाईली फीस, इसमें बहुत ज्यादा फीस होती है, हाईली लिवर्ड होता है, लिटिल करंट रेगुलेशंस होती हैं। फिर हमने बात की थी लॉन्ग हेज फंड्स में हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की बात की। उसका मैंने आपको एक मिनी केस कहा कि आप बुक में देखेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट डिबैकल के नाम से है, फेडरिक मिशन की बुक पे 2505 शायद पेज है, वो आप देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर आप लोगों को ऑलरेडी पता 20 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। देन हमने लेटर बात की कि उसके बाद ये हुआ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह थे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स टाइम टू टाइम डिफरेंट अब्यूजेस वगैरह थे, जैसे आप लेट ट्रेडिंग या मार्केट टाइमिंग्स, मार्केट जहाँ पे टाइम जोन डिफर करते हैं वहां पे हमने बात की थी। हमने एक केस में आपको बताया था कि किस तरह जो बहुत ज्यादा हाईली रिप्यूटेड म्यूचुअल फंड्स थे वो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज में थे, उनसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने उनके ऊपर फाइन चार्ज किया था इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, उसके बाद ये आज का सारा लेक्चर था, इसमें हमने ये चीजें डिस्कस की। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें आपकी म्यूचुअल फंड्स की बात, तो वो अगर हम पूरा चैप्टर से अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो व्हाट इज योर ओपिनियन, इज इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड अ गुड ऑप्शन और नॉट। ठीक है, आप लोगों ने ये सारा लेक्चर पढ़ा, उसके बाद आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिली। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डू यू डिसाइड टू गो टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स। अब अगर मैं आपको बताऊं म्यूचुअल फंड्स अगर ओवरऑल देखें तो ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स, क्योंकि एक तो स्मॉल इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा उनका कैपिटल बहुत कम है जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है। देखिए अगर आप नॉर्मली बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, ये स्मॉल इन्वेस्टर्स को नॉर्मली प्रमोट किया जाता है। उसमें क्या है कि फिर आपको डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है, लेस रिस्की, फिर आपको रिस्क भी नहीं है, आपकी फीस वगैरह भी बहुत ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत कम है, तो इसलिए ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए तो एक बेस्ट ऑप्शन है। दैट्स व्हाई आपने देखा होगा
कि म्यूचुअल फंड्स ने किस तरह ग्रो किया 1970 से लेके अब तक। ठीक है, अब तक अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री नाउअडेज। ठीक है, उसमें बहुत सारी रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह के हवाले से बनाया गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि हैवीली रेगुलेटेड है, इसमें कुछ रेगुलेशंस वगैरह, एंटी फ्रॉड वगैरह, उसके अलावा आपको रिपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो ओवरऑल अगर हम म्यूचुअल फंड्स में देखें तो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स को बहुत प्रमोट करता है, उनको उनकी जो लिक्विडिटी, उनकी जो ब्रोकरेज फी वगैरह है उसको भी रिड्यूस करता है। तो म्यूचुअल फंड हम कह सकते हैं कि दैट इज अ गुड ऑप्शन फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर्स। अब उसके अलावा जब हमने बात की थी कि उसकी सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि आपकी गवर्नमेंट्स भी जो है उसमें इन्वॉल्व होती है म्यूचुअल फंड्स में। जितने भी अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज हैं तो गवर्नमेंट ने ट्रांसपेरेंसी वगैरह इंक्रीज की जाती है। आपके डायरेक्टर्स होते हैं, आपको मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक ऐसा इन्वेस्टर है जो आपको हाईली एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है आपको कि आपने किस सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं, क्योंकि माइट पॉसिबल भी आपको कुछ लॉसेज हो जाए। अगर आप खाली इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट करें तो आपको हो सकता है कि आप ज्यादा लॉसेज हो, आपका एक्सपीरियंस ना हो। तो एक ऐसा प्रोफेशनल इन्वेस्टर भी मैनेजर है जो आपको इन्वेस्ट करता है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आपके लिए मतलब एक यूजफुल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की चीज है, लेस रिस्की है। उसके अलावा मैं आपके साथ अगर इसका कोई केस वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूं, एक इसी तरह है 509 पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एसईसी सर्वे रिपोर्ट्स म्यूचुअल फंड अब्यूजेस वाइड स्प्रेड, ये भी आप देखिएगा। ठीक है, इन द एंड समराइज करते हुए मैं कहूंगी म्यूचुअल फंड्स हैव ग्रोन रैपिडली ओवर द लास्ट 2 decades. The growth has been partly fueled by increase in the number of investors who are responsible for managing their own retirement. Increased liquidity and diversification among other factors have been very important. There are currently 8,700 separate mutual funds with over $1 trillion in net assets. Then mutual fund industry has been subject to widely publicized scandals for violating SEC regulations and internal policy. But in the end, we can see that mutual funds is growing rapidly. Nowadays, there are currently 8,700 separate mutual funds with over $10 trillion in the net assets. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम एक नया टॉपिक लेंगे। अब हमारे जो टॉपिक्स रह गए हैं वो जितनी भी हमने टर्म्स की हैं उनको हम डिटेल में जाके देख रहे हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल दैट अल्लाह हाफिज।